जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, ले आए जी इधर कैमरा। जी कोई क्वेश्चन? जी बेटा भाई कह रहे हैं कि इन्होंने जो डिसाइड किया है कि सारी बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस करना है, जबकि बोरिंग कॉस्ट एसिड से रिलेटेड वाली जो थी वो कैपिटलाइज हो रही थी। तो बेटा एसिड से रिलेटेड वाली कैपिटलाइज हो तो रही है, जरा पढ़ो इस जुमले को। टोटल बोरिंग कॉस्ट जो इनकर हुई ड्यूरिंग द ईयर वो तो थी 87, यानी इंटरेस्ट टोटल बैंक को पे किया 87, जिसमें से ऑफ दीज 53 जो था वो कैपिटलाइज हो गया कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, तो बाकी फिर दूसरा होगा ना। ठीक है, तो ये कोई गलती नहीं थी जिसको सही करने की जरूरत पड़े। ओके सही है, ये जो हुआ पड़ा था सही हुआ पड़ा था। ओके, और वो ये कह रहा है कि जो डिसीजन लिया है ये डिसीजन अभी ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो जो हुआ पड़ा है वो सही हुआ पड़ा, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ओके डन जी। अच्छा जी, अब जरा देख लें इस सवालों में कुछ रह तो नहीं गया। आइए सेठ का जरा तिया पांचा कर देना। ये हो गया था थर्ड, ओके है थर्ड, 4 भी ओके है, 5th भी ओके है रोमन, अब तो 6th भी ओके है, और 7 तो माशाल्लाह आपने स्पेशल आके पिछले हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास में ओके किया था, ऊंज नहीं सी होंदा। वैसे मजा आ गया था इस सवाल करके, है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक की बारी आती है। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर ये मैंने कहा था सोल्यूशन वो वाला क्लास वाला रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 हो गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ओके है। अब इसमें चेंज इन एस्टीमेट का नोट आपने बना लिया था जी? चेंज इन एस्टीमेट का नोट आपने बनाया था? अगर नहीं बनाया था तो आज बना लीजिएगा। चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना आपको सिखा दिया था। इस मैंने कहा भी था कि 2-3 सवालों में जहाँ चेंज इन एस्टीमेट का नोट रिक्वायर्ड है वो बना लेना। एक वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन था, लिखो होमवर्क, कभी कर लेना, परसों संडे है, परसों कर लेना बेशक, पर कर लेना। ये देखो सिर्फ ये वाला सवाल देखो, मैंने इसके साथ लिखा भी हुआ है होमवर्क। तो सबसे पहले आप होमवर्क लिखो। ये कितने बच्चों ने किया है वैसे? मतलब होमवर्क था तो इन्होंने किया है ना, बाकी सुतियां मामा। पेज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ये लाइब्रेरी वाले बैठे हुए थे? अच्छा, और फ्रॉड लगाते हो हमारे साथ यार। आप लोग ना इधर ही आ जाओ, मैं तो कहता हूँ इतने बच्चे नहीं है, इधर पॉज करें, रोक लो इनको। अच्छा जी, पेज 499 पर प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 में कहता है नोट फॉर चेंज इन एस्टीमेट बनाओ। ये आपका पहला सवाल अगर रहा हुआ है तो ये करेंगे आप। भाई उनका माइक से उधर स्पीकर बंद कर दो, उन्हें पढ़ने दें बच्चों को। उसके बाद पास पेपर 1 में कुछ भी नहीं था, 2 के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था, वैसे रहा ही कुछ नहीं, छोड़ा ही कुछ नहीं आपने इस चैप्टर में। तो एमसीक्यूज क्यों छोड़े? कर लेते तो कुछ कर लिया करो, टूट पैणे हो। इसका पार्ट भी छोड़ा हुआ है कि वो ईपीएस है, अभी ईपीएस नहीं किया। ईपीएस अब देखेंगे या एंड पे करेंगे या एमपीओ के बाद करेंगे इंशाल्लाह। चेंज इक्विटी बनानी है, इसमें भी बस जो करना था कर लिया भाई, ये आपने कर लेना है, लिख लेना, लिख के देख लेना है, ठीक है। 7 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आए थे। अभी तक सिर्फ एक सवाल के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन में नोट मांगा गया, यानी अभी तक एस्टीमेट चेंज का नोट उसने नहीं मांगा। और गौर फरमाएं, पास पेपर्स में अभी तक पॉलिसी चेंज या एरर करेक्शन का नोट भी नहीं मांगा गया, जबकि क्वेश्चन बैंक के अंदर ये सवाल मौजूद हैं। तो प्लीज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आइए सेट में से मे भी इस दफ़ा नोट आए। मैं तो हर दफ़ा ही सोच रहा हूँ कि ऐतकी उन्हें नोट दे देना है, पर पता नहीं उसका दिल इस तरफ आ ही नहीं रहा। तो क्या पता पॉलिसी चेंज का या एस्टीमेट या करेक्शन एरर का या तीनों ही आ जाए। नोट है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, सही है। तो जो समझ आए कर देना है। देखो एक बात याद रखना, पास होना चाहते हो तो जो समझ में आया पर्चे में कर देना है। पूरा सवाल आपको किसी भी टॉपिक का समझ आएगा ये हो ही नहीं सकता। हर चीज़ उस बाद बाहर निकलोगे फिर समझ आ जाएगा, इत्तेफाक देखो ऐसा होता है। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई चीज़ प्लस माइनस करके लिखी, आपको जैसे सिखाया हो आपने कर देना है, पास हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये पास पेपर 1 का, पास पेपर 1 का 2 है और उसका ए है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जी। उसके बाद पास पेपर 3 में मैंने खुद ही डाल दिया था, नहीं इसमें नहीं है ना, रहने दो,
इसमें था गालिबन ये पास पेपर, ये क्वेश्चन बैंक 5 का 4 है और 4 का बी है, तो ये बना लेने थे, 3-4 ही तो थे टोटल। इस सवाल को मैंने उड़ा दिया था, इससे अच्छे सवाल कर लिए हमने। 7 ओके है, 8 ओके है, मैंने खुद करवाया था। 9 को ज़रा क्विकली देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। मुझे तो नहीं लगता कि आज भी हम एमसीक्यू कर पाएंगे। चलें खैर, जो होना है, सारे काम जो करने हैं बेटा, ये आखिरी दिन तक भी कोई चीज़ जो छोड़ी हुई है ना, एक भी मैंने करवानी है। तो ये जो भी मैं एक्स्ट्रा कभी बुलाता हूँ सब ही करना है, जो भी छोड़ा हुआ है सब करना है। तो जो आज हो जाएगा वो कल नहीं होगा, जो कल होना था वो आज हो गया, बस इतना सा फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है, तो प्लान तो मैं कुछ और करके आया था, लेकिन सर ने कहा फिर वो चेंज कर दें, तो अब चेंज हुआ है, तो अब देखो फिर क्या होता है, देखी जाएगी, देखी जासी। जी, ये क्वेश्चन तो हो गया है, लेकिन इसकी इस एडजस्टमेंट को जरा क्विकली मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन पूरा नहीं करा रहा, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे थे, तो क्लोजिंग क्यों नहीं चेंज किया, ये जरा बात मैंने करनी थी इस सवाल के अंदर। क्विकली जरा देखते हैं इसको, ठीक है। बाकी इस सवाल के अंदर आपको यहाँ पे पेपर नहीं लग रहा, 524 चेंजेस इन इक्विटी वैसे तो बनानी है, वो आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट 1 में ओपनिंग गिवन है, पॉइंट 2 में फिर ओसीआई का आइटम गिवन है, पॉइंट 4 में डिविडेंड्स की बारिश है, पॉइंट 5 में राइट इशू है, पॉइंट 3 सिर्फ मैंने आपसे डिस्कस करना है, जो कि गलती है पिछले के साल की। ठीक है, अब इसको जरा मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं इसको ओके लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल ना जाऊं। अच्छा, अब एडजस्टमेंट देखें। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 12 हम खड़े हैं ऐसे इसी साल में, ओके। वही पता लगाया, हमने ऑब्जर्व किया इस साल में दैट मशीनरी जो कि परचेज हुई थी यकम जुलाई 11 पे। अच्छा, जब भी ऐसा मामला हो फौरन हम ये कर लिया करते हैं, पता है ना, यकम जनवरी 2000, भाई आवाज मिस हो रही है, यकम जनवरी 2010, 31 दिसंबर 2010 और 31 दिसंबर 2011, यही 2 साल है ना हमारे सामने। अब इस साल में 31 दिसंबर 11 वाले साल में हमें पता लगा है, नहीं ज़्यादा पीछे चले गए हैं, इसको यूं कर लें, 11 31 दिसंबर 10 ये 11 हो गया और ये 12 कर लो, ज़रा आप देख लेंगे फिर। अच्छा, 12 में हमें पता लगा है, यहाँ हमें पता लगा, ये हम इस साल में खड़े हैं, ये हमारा वैसे भी अभी ऑडिटेड नहीं है, ये ड्राफ्ट है, ऐसे ही है, तो बोलो। 12 में हम पता लगाया है कि एक मशीनरी हमने यकम जुलाई 11 को खरीदी थी, यकम जुलाई 11 यहाँ कहीं होगा, अब बोलो, यानी हमारे से पिछले साल। ठीक है जी, क्या हुआ, खरीदा था तो क्या हुआ, फॉर 350, तो आगे बताओ, वॉज इरोनियसली डेबिटेड। अच्छा, पीपीई की बजाय उसको कहाँ फेंक दिया था, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो छोटी सी ओरिजिनल रॉन्ग कर लेना, होना तो चाहिए था पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट, पर गलती से कर गए इन्वेंट्री डेबिट। अच्छा, मेरा मशवरा पता है कि अगर कभी एंट्री करनी पड़ भी जाती है तो इन परपेचुअली अज्यूम करना आसानी रहेगी। खैर चलो छोड़ो, दफा करो। अब ये होना था, तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री, ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग क्या हुआ, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। तो हम तो अपनी वर्किंग यहां से शुरू कर एंट्री से, ठीक है। तो भाई ये क्यों मिस हो रही है यार आवाज यार, आमिर भाई क्या स्पीकर थक गए हैं, चाइना के स्पीकर आ रहे ने, है ना, ये थक जाते हैं। आप तो जापानी बच्चे हैं ना, नहीं पाकिस्तानी हैं हम सर। अच्छा सॉरी है जी बेटा। देखो ये 31 दिसंबर 2011 और ये 31 दिसंबर 2012। अब हमारा साल ये है 2011 पिछला साल है और ये हमारा साल है, ठीक है। मेरे चांद उधर ही, चलो आ जाओ जगह दो भाई इसको, भाई सर सवारी उठा लें भाई, सीट खाली, मैं कंडक्टर भाई इस गाड़ी का जी। जी मेरे दोस्तों, हाँ गलत ली इस साल में, गलत ली आपने एक पीपीई को इन्वेंट्री बना दिया, तो वापस पीपीई को डेबिट करो और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लो, ठीक है जी। कितना है, 350, सही है। चलो अब अगली बात, अगर एसिड की गड़बड़ हुई है तो आपको पता है
डेप्रीसिएशन की गड़बड़ तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ठीक है, इसको सही करते हैं। अच्छा, ये सब आपने कर लिया था, बस एक ना थोड़ा सा मसला आपको आ रहा होना है, बस मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन चलो अब चूंकि बात निकली है तो फिर आप ज़रा चलने दें इसको। अब इस साल 11 वाले साल में डेप्रीसिएशन की गलती सही करनी है, तो पीपीई बढ़ा है तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। डेप्शन डेबिट, यहाँ पर हम पीपीई ही क्रेडिट कर लेते हैं। अब अगली बात देखनी पड़ेगी, मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, जो भी है वो देखेंगे। वो कहता है SCCL डेप्शन मशीनरी एट रेट ऑफ 20%। तो फिर तो हमें डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तो निकू सारी वर्किंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग एक और, वर्किंग 2 कह लेंगे आप इसको लेट से। तो ये वर्किंग जिसके अंदर हमने कहा जी 1 जुलाई 11 350 का एक एसिड खरीदा था, तो सुकून से बस निकाल लो डेप्शन, क्योंकि एसिड रिकॉर्ड हुई, डेप्शन जो चार्ज होनी थी वो नहीं चार्ज हुई। आप उसको रिकॉर्ड करो तो उसको चार्ज करा दो, वेरी सिंपल। तो 31 दिसंबर 2011 पर डेप्रीसिएशन होगी 350, कितने परसेंट, 20%, और 6/12 कितना आता है जी, 35 या 35, फैसला कर लो आपस से तुसी हैं। अच्छा ठीक है जी, अच्छा जी, चवला ना मारो, मैं फैसला करने का किया सी जी। 315 और 31 दिसंबर 2012 वाले साल की डेप्रीसिएशन है ये 315 का 20% पूरा 63, ठीक है जी। अच्छा बस ठीक है, मुझे क्या बुक वैल्यू का करना, मुझे तो यही डेप्शन चाहिए थी, बस छोड़ो वर्किंग आगे करने की जरूरत नहीं है। तो डेप्शन रिकॉर्ड करनी थी, नहीं की तो करिएगा, कर लिया हमने डेप्रीसिएशन डेबिट, फी भी क्रेडिट। हाँ जी फरमाएं। 63 आ गया, ठीक है जी। चलो अब ये कोई मसला नहीं था, आपने ये सब कर लिया। लड़ाई इसकी आती है कि उसने आपको, आपके जहनों में अब क्या आता है, आपके जहनों में ये आता है कि जी देखें पीपी, वैसे तो आसिफ इंजीनियरिंग वाले सवाल के बाद ये मसला किसी हद तक सुलझ जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रा क्लियर करना ही चाहूँगा। सिस्टम कौन सा है जी? उसने खुद बता भी दिया है मेरे ख्याल से सवाल में, है ना, शायद उसने खुद बताया हुआ है, देखें ना ज़रा। ये SCCL यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, तो अगर SCCL परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज़ करता है तो फिर वो एसिड का, ये परचेजेस का नहीं बल्कि इन्वेंट्री का लेजर बनाता होगा। इन्वेंट्री का हर डेबिट और हर क्रेडिट हम रिकॉर्ड करते होंगे इधर, तो इन्वेंट्री अकाउंट। एक तो पीपीई इसका बन ही रहा था, अब हुआ क्या, इसने गलती से, देखो देखो ब्रॉड डाउन कुछ होगा, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ 50 है, ठीक है, बहुत सारे क्रेडिटर्स पे परचेजेज आई होंगी, कैश परचेजेज आई होंगी, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई होंगी, करते करते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम, अच्छा सॉरी। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा था, और लेट से ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री यहीं से चल रही होती है, आपको पता है ना, परपेचुअल सिस्टम में नहीं तो नहीं पता तो दिखाऊं अभी करेक्शन ऑफ एरर में ओपन करूं, पता है ना आपको कि इन्वेंट्री के लेजर के अंदर, नहीं आपको लगता है शक पड़ रहा है थोड़ा सा, नहीं नहीं मैं भी देख के आया था, करीब ही है मेरे, ये देखें परपेचुअल सिस्टम के अंदर, मैं मुकरने नहीं दूंगा, पहले बताया था आपको जी। परपेचुअल सिस्टम में सेल की एंट्री दो होती हैं, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इसका मतलब परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग तो नहीं आ रहा होता, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या बनता है, लेजर। कॉस्ट ऑफ सेल पीरियोडिक सिस्टम में बैलेंसिंग आता था, जिदों जिदों क्या कर दे सी असी, जिदों हम क्लोजिंग स्टॉक की खुद एंट्री पास कर दे सी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये पीरियोडिक सिस्टम था। परपेचुअल सिस्टम में हम ये एंट्री पास नहीं करते, बल्कि हमें ये याद आया कुछ, ये रेडिली मिलता है, ये रेडिली मिलता है। ऐसे कैसे हैं, समझ समझ के जाया करो। अच्छा अब ब्रॉड डाउन पता नहीं कितना है, मैं ऐसे ही अज्यूम करता हूँ ये 55 था, और कैरी डाउन लेट से कितना, 400 लिखा हुआ है कहीं सवाल में, 415 क्यों बोला, चलो खैर। अच्छा जी अब इधर देखिए, ये ऐसे ही अज्यूम फिगर्स थी। अब गलती क्या हुई थी आपसे, गलती क्या हुई थी, गलती क्या हुई थी, गलती से आपने एक पीपीई वाला आइटम कितना था, 300,
ये यहाँ पे गलती से डेबिट कर दिया था, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये डेबिट हुआ नहीं था। अब इसको आप क्या करने लगे हो, सही, क्या करने लगे हो, सही। तो आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है जी। तो इस डेबिट ने इधर क्रेडिट होकर इसका असर क्या कर दिया, खत्म, ठीक है। अब क्लोजिंग तो निकलना होता है बैलेंसिंग, ठीक है। आगे बढ़ो, कॉस्ट ऑफ सेल का तो कोई असर है नहीं, और यहाँ पे देखो, बल्कि लिखा रहने देता हूँ, ये क्रेडिट हुआ, ये आपने अभी एंट्रीज में लिखा भी है ना, ये क्रेडिट हुआ, और ये यहाँ पे क्या आ गया, लाल रंग से ये डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली आपने करेक्शन की है, ये बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पर कहा जी इधर पीपीई लिख लेते हैं ना, कि आपने इसको यहाँ से क्रेडिट करके पीपीई में डेबिट किया और ये आपने करेक्शन कर दी। अब मुझे बताओ, जब आपने क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालना है तो क्लोजिंग सही हो जाएगा, और बोलो कॉस्ट ऑफ सेल पे इसका क्या असर है, इस एंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या असर पड़ा, बताओ। क्या कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकल रही थी कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ चेंज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होगी जो उसने निकाली थी? कॉस्ट ऑफ सेल तो पहले से ही इस तरह से निकल रही थी, ये हर एंट्री इसकी यहां पड़ रही थी। कॉस्ट ऑफ सेल तो इस तरह से परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हर सेल के ऊपर इस तरह से बन रहा होता है, ये चल रहा होता है, ठीक है। तो हर ये एंट्री, ये कॉस्ट ऑफ सेल, इसकी एंट्री होती थी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं हो रही तो प्रॉफिट क्यों चेंज होगा? दूसरी दफा सेल हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एंड सो ऑन, ठीक है। और इस कॉस्ट ऑफ सेल के लेजर का जो क्लोजिंग होता है वो आपका जाता है यहां से निकलकर ट्रायल बैलेंस में, ऐसा ही है। ये देखो कहां दूर कहां जाते हो, मैं हूं ना इधर। इन्वेंट्री का क्लोजिंग आपने बैलेंसिंग निकाला और कॉस्ट ऑफ सेल का क्लोजिंग भी आपने बैलेंसिंग निकाला, ये दोनों चले गए इधर, देखो इन्वेंट्री क्लोजिंग भी आ गया, कॉस्ट, ये 192 यहां से उठा के आपने पीएनएल में रखा। तो अगर आपकी ये एडजस्टमेंट हुई है तो इस एडजस्टमेंट से आपका पीपी भी चेंज होगा, आपकी इन्वेंट्री भी चेंज होगी, लेकिन मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट बनाना नहीं था। दूसरी तरफ आते हैं, इस एंट्री से डेप्रीसिएशन तो चेंज होगी, लेकिन आपके जहनों में सवाल यह पैदा हो गया होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल पे असर क्यों नहीं पड़ रहा, सर ने तो कहा था क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन, एक क्लोजिंग स्टॉक आप हो रही है जी, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन तो डायरेक्ट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर एक चीज शामिल होगी, जब निकालेंगे तो सही होगा ना, जब सही होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल को भी चेंज होना चाहिए भाई। वो ये परपेचुअल सिस्टम है, इसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह से निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा था। हाँ, आपका क्लोजिंग जो है, लेट्स से ये कितना मैंने बोला था, कितना कोई बोला था मैंने, कुछ बोल दो फिर, तुम 155 बोल दो, ये 155 नहीं रहना, ठीक है, बल्कि तो बहुत ज्यादा माइनस किया, ठीक है। लेट्स से ये था 655, तो 655 में से आपका 350 निकल जाएगा तो ये क्लोजिंग आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा, कितना रह जाएगा, ऐसे ही है, नहीं 305, ऐसे ही आपका ये 415 अब सही हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपने क्या निकालना है, ये बिल्कुल सही होंगे क्लोजिंग बेटा, बिल्कुल सही होंगे, कोई मसला नहीं है। बोलो कितना हो जाएगा, 765, और बोलो बाकी सब सेम रहे तो ये वाला मसला है ना, ये सही होगा। अब एसिड को सही करेंगे, लेकिन एसिड में एक और इंपैक्ट भी आ रहा है, आपको पता है, वो डेप्रिसिएशन का है। अगर अकोमोडेशन लग नहीं रख रहे, इसी एसिड में रख रहे हैं तो फिर वो नेट हो जाएगा। लेकिन मेरा इस वक्त मकसद सिर्फ ये है, ये तो आपने किया भी, पीपीई को आपने डेबिट भी किया, इन्वेंट्री को क्रेडिट भी किया। पीपीई का डेबिट होना एसिड को बढ़ेगा, बिल्कुल सही होगा, इन्वेंट्री भी कम होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन एसिड के बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ी है, पर इन्वेंट्री के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, परपेचुअल। और अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंस ही निकाली हुई होती तो फिर उसका चेंज होना वही वाला काम करता, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि आप कहते स्टॉक को बढ़ा लो या कम कर लो, दूसरा इंपैक्ट इस पे डालो, तो परपेचुअल सिस्टम का लिखा होना हमें बचा आ गया। ओके, यहां तक को मसला, तो आगे को मसला है भी नहीं, ठीक है। तो यही फाइनल था मकसद, कोई और कुछ नहीं करना था। क्यों कुछ नहीं करना था कि, ठीक है, ओके। तो किसी के जहनों में अगर आए कि कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं हिट हुआ और प्रॉफिट क्यों नहीं हिट हुआ इन्वेंट्री वाली साइड से, तो उसकी वजह ये है। ओके, इससे अगला सवाल छोटी सी डिस्कशन है, जल्दी से आप वो भी देख लो।
गए, अब एमसीक्यूज गए सो गए, ये भी काम ही था करने वाला। नहीं खैर एमसीक्यूज कहीं नहीं गए, एमसीक्यूज हो जाते हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें करा के सारे एमसीक्यूज होमवर्क में दूंगा मैं भी, फिर मैं हूँ क्या क्या इसमें, क्या इसमें सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं समझ आई? किसको नहीं समझ आई? साथ वाले का ना बताओ, अपना बताओ। हाँ भाई, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लो। नहीं समझ आई बेटा? क्यों समझ आ गई है? किधर जा रहे हो? हैं चाबी किसको देने जा रहे हो? बाहर खड़ा है वो बंदा, हैं लाओ मुझे दो, तुम बैठे रहो। कौन है, नाम क्या उसका? हसन। हसन किधर है? हसन, हसन कौन है? ये चाबी भाई ने दी है, इतनी को है कि कमरे तक पहुंच जाओ। ये वाली चाबी मैं चाबी दे आया उसको, कमरे तक पहुंच जाएगा। भाई अगला सवाल जो है वो भी बड़ा मजे का था। ये मुझे ऑनलाइन वालों ने पूछा था तो मैंने कहा चलो आपको भी बता दूं। सवाल बहुत आसान है जी, बिल्कुल, इसीलिए डिस्कस भी हो रहा है। अच्छा जी, सवाल में रिक्वायरमेंट है प्लीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। मैं कोई नहीं बना रहा। ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग, साल कौन सा है भाई? बातें मत करो ना यार, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है प्लीज, वरना मैंने एनपीओ का सवाल शुरू करा देना। मगरिब तक इधर ही बैठे रहोगे, खबरदार मुझे छेड़ा दो। नहीं हुण को टाइम है, एनपीओ का एक सवाल नया टॉपिक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहीं पे ओवरडोज हो गया तो पूरे सेशन में आप सुकून सुकून से चले हैं, तो कोई स्पीड नहीं मारनी आपने यहाँ पे आके। दिन बढ़ते हैं तो बढ़ जाएं। आपका पेपर पता भी है किस दिन है? हाँ, ज़्यादा शौकियाँ नहीं मारनी। वैसे मेरी कोशिश यही है कि 4-1 तारीख को आप भी फारिग हो जाएं जब सब होंगे। लेकिन अगर किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो FR 1 वाले ही होंगे। अगर देनी पड़ेगी, इंशाल्लाह देनी नहीं पड़ेगी, अगर देनी पड़े तो, क्योंकि आपका पर्चा कब है? सबसे आखिर में। एनीवेज देनी नहीं पड़ेगी कुर्बानी में, वैसे जरा थोड़ा सा ऐसी नहीं, इंशाल्लाह जोर तो लगा रहे हैं। बाकी जी पैट 2013 और पैट 2014। अच्छा, अब गलत प्रॉफिट जो भी सवाल में होगा वो लिख लेंगे आप इधर, मुझे कोई मसला नहीं है उससे। अब मैं आपको एडजस्टमेंट सिर्फ बता दूं। मामला कुछ ऐसे हुआ था जी कि वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं इंशाल्लाह कोई गलती सही ना करे। ये वो वाला मामला होता है कि कोई गलती को सही करे ना और गलत सही कर दे, यानी गलती को सही करे और गलत जगह सही कर दे, तो फिर तो मसले डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही मामला था। कहता है इंस्टॉलेशन, अब साल्स कौन, तैयार जाओ, नस गया सवाल। ये कौन सा है? मोहानी का सोल्यूशन है वो तो, ये रहा। अच्छा बच्चों इधर देखो, हमारा साल है 14 का, ठीक है, तो 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013 और 31 दिसंबर 2014, यही है बस साल हमारा। ठीक है जी। अब हुआ कुछ ऐसे कि पिछले साल में कोई गलती हुई थी, ठीक है। कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीटेड इन दिसंबर 12। इंस्टॉलेशन इधर कंप्लीट हो गई थी पिछले साल के आखिरी दिन एट अ कॉस्ट ऑफ 60। अब इंस्टॉलेशन को आपको पता है एसिड कॉस्ट में ऐड करते हैं। एंड इट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 1 फरवरी 13। हाउएवर, अच्छा अब उसने ये नहीं कहा कि इस कॉस्ट की कोई गलती हुई है। अगर वो 31 दिसंबर 12 को ही हो गई थी यहाँ पर, तो उन्होंने एंट्री कर दी होगी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, कोई मसला नहीं है इसमें। तो कितना जी? 60 से। तो ये उसने कहा है कि ये ऐड नहीं किया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारे साल से पहले ये काम हो चुका था। अगर इसकी गलती होती तो कहता कि इंस्टॉलेशन को कैपिटलाइज नहीं किया, एक्सपेंस आउट किया, तो उसको सही कर देते। ये मसला नहीं है, मसला बड़ा बारीक सा था। वो मसला क्या है
वो कहता है जनाब कि यकम फरवरी 13 को ये एसेट रेडी फॉर यूज हो गया था। पॉज कीजिएगा जरा जी। मैं ये कह रहा था कि हुआ क्या, रेडी फॉर यूज ये यकम फरवरी 13 को हो गया था यहां कहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिस दिन रेडी हो जाए एसेट उस दिन इस पर डेप्शन स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। अब वो कहता है हाउ एवर डेप्शन फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू 45 वॉज वर्क आउट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज, वो तो कहीं यहां कहीं पर जिस दिन वो एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू हुई है, कहते हैं डेप्शन उन्होंने उस दिन से स्टार्ट करके वर्कआउट की है और वो निकली है 4.5। अब क्या डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन की डेट से शुरू होनी चाहिए थी या जिस दिन से एसिड यूज के काबिल उस दिन से, जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज था। तो अब तो हमें कोई रेट शेड देता, प्लांट की कॉस्ट देता, या फिर वो हमें सही डेप्शन देता, या फिर उसने फर्क दे देना था, तो उसने फर्क ही दे दिया। वो क्या कहता है, द एडिशनल डेप्शन, जाहिर सी बात है जो देखो ना फरवरी और मार्च ये 2 महीनों की जो डेप्रीसिएशन थी जो चार्ज होने से रह गई, ये कितनी है ये बता दे तो बाकी तो चार्ज हो गई होगी 4.5, जो रह गई थी वो हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो वो कहता है द एडिशनल डेप्शन ऑफ 1 मिलियन वॉज, आगे ना पढ़ो, एडिशनल डेप्शन कितनी है जी 1 मिलियन की, ठीक है। और आगे एक ना पढ़ो, ये एडिशनल डेप्शन ऑफ 1 मिलियन इज टू करेक्ट द एरर। अब किस साल की गलती है बोलो, तो 13 वाले साल की गलती को 13 में सही कर लें। मसला क्या है, तो हमने कहा जी डेप्शन चार्ज होने से रह गई कुछ तो चार्ज कर लो। डेप्शन चार्ज करने की एंट्री डेप्शन डेबिट पीपीई क्रेडिट कितने से जी 1 से। अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे, हाँ आगे था हमारा अकाउंटेंट, अब दूर बैठा है मेरे से। अच्छा भला हमने कश्मीर स्पोर्ट्स क्लब बनाया था KSC, तुम आज दूर बैठ गए हो, जाके आते हो इधर, चलो अब रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो है वो सुबह वाले NPO के अंदर बैठना है, ठीक है। हाँ जी, तो अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, अब इन्होंने अपनी तरफ से करेक्शन की है। हर करेक्शन वाला क्या की है, अब जरा पढ़ो। कहते हैं द एडिशनल डेप्शन ऑफ 1 मिलियन वॉज इंक्लूडेड इन डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड यानी कि उसने 14 में गलती सही कर दी, कौन सी वाली 13 वाली, तो ये तो उसने गलती को गलत सही कर दिया ना गलत सही। अब क्या करें, एक तो हमने कहा कि यार 13 में डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कर लो। दूसरा वो पहनने की करता, वो 13 के एक्सपेंस को 14 में सही कर दिया, तो कोई बात नहीं, 14 में इसको अब क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यानी उसने डेप्शन बढ़ा दी थी वो कम कर दो, ठीक है। अब बच्चे तो ऑनलाइन में आके बस ये सवाल यूं कर देते हैं, सर ये +1 और -1 क्यों हुआ है। अब कुछ छोटा सवाल है ये, ठीक है, खैर चलें, ये भी एक अच्छा सवाल था, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, ये देखो 13 के अंदर एक्सपेंस बढ़ा जिससे प्रॉफिट कम, और 14 में एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉफिट बढ़, बस इतनी सी बात। बस ये रीस्टेटेड होगा और फिर क्लोजिंग भी रीस्टेटेड होगा, अगले को कुछ नहीं कहना। ये आपका टेस्ट क्योंकि शुरू में आया था ना, तो छोटा सा ही होना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने इस सवाल को आपके साथ कंपेयर करना है, इस सवाल को कंपेयर करना है अपने पास पेपर 1 के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये तो हमने कर लिया ना सवाल, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है 13 की गलती को 14 में ठीक किया इसने, ऐसा ही है, और बोलो। अच्छा अब जरा देखना भाई, जरा आप इधर ही रहना, आप ना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, ये मुकर जाते हैं, आपने जाना नहीं कहीं, ये मेरे सबूत है ना, मुकर सको तो मुकर लो, रिकॉर्डिंग आई रहे, चुप यार चुप, देखना जरा नीचे गाड़ी तो नहीं आई खड़ी अच्छा जी, वही गाड़ी बड़ी वाली और जिसके पीछे जगह भी खाली होती है, हाँ। अच्छा सुनो इधर देखो, जुमला क्या लिखा हुआ यहां पे, ये देखो भाई, वो कह रहा है 16 में पता लगा है
15 के कुछ एरर्स थे जिनको 16 में करेक्ट किया है। गलती है 13 की, को उसने 14 में सही किया है। दोनों में फर्क क्या है? अब दोनों में फर्क क्या है? ये तो मैं जान छुड़ा दूं। अभी घर पे बैठे आप आखिरी महीने में तैयारी कर रहे हो तो आप तो चारों टायर उतने कर लेने ना कि पास पेपर 1 में भी वो कह रहा है कि 15 की गलती 16 में सही की। वहां पे हमने बेहतरीन अपना जैसे हम करते थे आज तक, सिर्फ हमने 15 को ही सही किया था, हमने 16 को तो नहीं कहा था कि 16 में इसको रिवर्स करें। यहां पे ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? फिर मैंने जब जर्नल एंट्रीज आपको करा दी थी तो आपको मैंने कहा था उस दिन कि आप डोरेमोन नहीं है कि आप टाइम मशीन में बैठकर 15 में चले जाएंगे। आप अगर 16 में खड़े हैं तो आप 15, 14, 13 जिस भी साल पिछले की गलती सही करेंगे वो यहीं खड़े होकर करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप 16 में खड़े होकर 15 की गलती सही करते हैं तो फिर आप 15 की रिटेन्ड अर्निंग, 15 की गलती को ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में तो हिट कर सकते हैं, उसको 16 के प्रॉफिट्स में तो हिट नहीं कर सकते। तो हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया था पास पेपर 1 में। पास पेपर 1 में आपने ये 15 की गलतियों को 15 के प्रॉफिट में सही किया था। आपको याद कहा था ये प्रॉफिट है, ये गलत है, इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट पे पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने 15 की गलतियों को 15 के प्रॉफिट्स में ही सही किया था, 16 को तो कुछ नहीं कहा था ना। ठीक है, लेकिन इसने आज क्या कर दिया? इसने, अगर इसी सवाल की बात करें तो ये अगर ये सवाल होता, इसने 15 की गलतियों को 15 में सही करने की बजाय 16 में सही कर दी। अब अगर ये सवाल इसने ऐसे ये वाला किया होता तो हमें क्या करना पड़ता? पहले तो 15 गलतियों को 15 में सही करते, फिर 16 में जिसने चवल मारी हुई है उसको रिवर्स करते। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है एरर वाज करेक्टेड इन 16। तो वो तो 16 में ही खड़े होकर करना था, पता तो 16 में लगा है। लेकिन क्या किया था उसमें? क्या हमने 16 के प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, इनकम को, एक्सपेंसेस को हिट किया था? नहीं, 15 वालों को हिट किया था। और एंट्री करते हुए इसी को मैं इसीलिए कहता होता था कि इस करंट ईयर को कॉपी पेस्ट करो, पिछले सालों में एसेट्स लायबिलिटीज जो चुके एज ऑन होते हैं, आज पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, उनको तो वहीं से हिट कर दो। लेकिन जो इनकम एक्सपेंसेस का इंपैक्ट होता है ना, बैलेंसिंग, वो कहां फेंक दिया करो? रिटेन्ड अर्निंग में। क्योंकि जब हम 16 में खड़े हैं तो हमारे पास 15 के साल का पीएनएल मौजूद नहीं है। हाँ, 15 के साल 16 में खड़े हैं तो 16 के अंदर खड़े होकर एसेट्स लायबिलिटी तो एज ऑन पड़े हैं। 13 के, 14 के, 15 के, 16 के आज तक के एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, उनमें तो मसला नहीं है। पर इनकम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फॉर द ईयर होते हैं। तो ये दोनों सवालों में फर्क भी था। यहां पे भी लाइन लिखी हुई है द एरर वाज करेक्टेड इन 16, और यहां पे भी लाइन लिखी हुई है कि द एडिशनल डेप्शन ऑफ 1 मिलियन वाज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यानी कि इन अटेम्प्ट टू करेक्ट द एरर, मतलब एरर करेक्ट करने की अटेम्प्ट उसने की है, लेकिन गलती क्या कर गया? जो 1 मिलियन की एडिशनल डेप्रिसिएशन थी उसको उसे चाहिए था 13 वाले प्रॉफिट्स को हिट कराता, लेकिन उसने कहां हिट करा दिया? तो फिर 14 से इसको रिवर्स करें, जहां सही होना था वहां पे करें। ये इन दोनों सवालों में फर्क भी है। ओके सही है, चलो आओ अब थ्योरी पे आ जाओ, जिन्नी हो जाए, क्योंकि अब रह गए हैं सिर्फ 5, 10, 15 मिनट नमाज से पहले। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है? उसके बाद बाकी आप सारा रीड ओनली करके आएंगे ना। अच्छा जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते किसे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते किसे हैं, पता तो लगे? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स जो कि हम यूज करते हैं इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लास से पहले मैं सोच रहा था मैं क्या पढ़ाऊंगा यार, कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, लेकिन समझ में ये आया है कि कुछ निकला ही नहीं, पढ़ा नहीं सका, बहुत सारा कुछ रह गया है ना। अब फिर अगले हफ्ते एक दफ़ा फिर मिल लेंगे, अगले हफ्ते 2 दफ़ा मिल सकते हैं हम, क्योंकि अब नज़दीक आता जा रहा है टाइम। वैसे भी टर्म टेस्ट होगा, वेले होंगे आप तो, खास काम तो होगा नहीं जी। नहीं, टर्म टेस्ट में छुट्टियां कभी भी नहीं होती, मैनेज करना पड़ता है आपको। इश्क नहीं आसान, ये सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए बेटा। हाँ, आग से भी कोई ज़्यादा जोर का। अच्छा जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर
specific principles, basis, conventions, rules and practices applied by entity in preparing and presenting financial statements. तो बस कोई बेसिस हैं, रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं. मसलन इन्वेंट्री है आपके पास, इन्वेंट्री है आपके पास. अब इसको ईयर एंड पे आप फाइफो पे रखना चाहते हैं या एफको पे, ये स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया है. ठीक है, अब ये ऑप्शन है बाय स्टैंडर्ड, आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया. नाउ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी. अब जो आपने सेलेक्ट किया है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है. ओके, ठीक है. अच्छा, आपके पास कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में. ये क्या है? ऑप्शन. क्या है ये? ऑप्शन. आपने कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया. नाउ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी. अब इसको आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. ठीक है, तो चेंज भी दो तरह का होता है, वो बाद में देखते हैं, पहले पॉलिसी तो समझ लें. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया मेजरमेंट बेसिस की एग्जांपल्स. मेजरिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाइंग आइदर, ये पेज नंबर 492 पे हूं. मेजरिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जो रिलेट करती हैं मेजरमेंट बेसिस. ये मेजरमेंट बेसिस की एग्जांपल मैंने आपको दोनों दी थी कि इन्वेंट्री को फाइफो पे रखो या एफको पे. आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखो या फेयर वैल्यू मॉडल पर. ठीक है, तो ये क्या है जी? आपकी एग्जाम्पल है पॉलिसीज की मेजरमेंट से रिगार्डेड. ठीक है. अच्छा, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से रिगार्डिंग एग्जाम्पल क्या है? आपको IAS 23 ने कहा कि बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट कर रही है, यानी कि आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिया, और वो लोन आपने, जागते रहें बस सिर्फ 10 मिनट और जाग लें, आपने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, और जो लोन आपने लिया है उसको आपने क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया है, तो इस इंटरेस्ट को आपने, बोरिंग कॉस्ट को आपने एसडी कॉस्ट में ऐड करना है. यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो ये भी आपकी पॉलिसी है. अब ये बाय ऑप्शन नहीं है, ये वैसे ही है, लेकिन ये क्या है? ये आपकी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के हिसाब से है. कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रादर देन चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी. ऐसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से. जैसे आपने गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी बनाया था, उससे फ़ायदा क्या हुआ था? देखने वाले को डेफर्ड ग्रांट भी नज़र आई थी, और पीएनएल के अंदर ग्रांट इनकम अलग, एसेट रिलेटेड की बात कर लें लेट्स से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग नज़र आया था. लेकिन आप प्रेजेंटेशन ही दूसरी तरह कर सकते थे. आपने देखो, फाइफो और एफको ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपके एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है. फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल ऐसा है कि एसेट की वैल्यू चेंज नज़र आती है. लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में एसेट रिलेटेड ग्रांट को आपने अलग रखा, ग्रांट को अलग लायबिलिटी रखा, या आपने उसको एसेट में से डिडक्ट किया, आपकी नेट में फर्क कोई नहीं पड़ता था वैल्यू के ऊपर. वो अलग अलग हैं, नेट कर दो तो नेट में भी आंसर वही आता था. तो बेसिकली प्रेजेंटेशन चेंज करते थे आप. तभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का मैंने क्या बताया था भाई? देखो जरा, बातें ना करो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. क्या? अगर तो आपकी डायरेक्ट इनकम नजर आ रही है तो ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब आपने ग्रांट अलग रखी हुई है. प्रेजेंटेशन चेंज कर दी तो क्या किया आपने? एसेट में से ग्रांट को नेट कर दिया, रिड्यूस्ड एसेट हो गया, तो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन बन गई. अब प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है. तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप एसेट, मैं एसेट रिलेटेड ग्रांट की एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंटेशन आप अलग रखें या उसको नेट कर दें. ठीक है ना, फिलहाल मैं एसेट से समझा रहा हूं. तो अब आपने एक एसेट खरीदा, आपको गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड एक ग्रांट दे दी, इस ग्रांट को आप रख सकते हैं अलग भी और एसेट में से कर सकते हैं नेट भी, ये ऑप्शन है. आपने इसको अलग रखने का फैसला कर लिया. अब जब ये फैसला आपने कर लिया, नाउ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी. तो अगर आपने
इसको बाद में ये कहा नहीं 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 मुझे इसको एसेट में से इसको अलग नहीं रखना, मुझे इसको एसेट में से नेट करना है आगे 2-3 साल बाद जाकर, तो ये प्रेजेंटेशन जो पहले चली आ रही थी अब वो चेंज होने जा रही है। पिछले 3 साल की इनकम स्टेटमेंट में आपको ग्रांट इनकम नजर आ रही है, चौथे साल में नहीं नजर आएगी, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपकी पॉलिसी बदल गई है। तो ये भी चेंज इन पॉलिसी है, इसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वंस स्टार्ट के अंदर ये सिलेक्ट कर लिया था कि हम डेफर्ड ग्रांट रखेंगे, एसेट अलग रखेंगे, इस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग पीएनएल में जाएगा और ग्रांट इनकम अलग जाएगा। तो ये 10 साल ये चलना था, दूसरे तीसरे साल जाके आपको ख्याल आया नहीं यार एसेट में से नेट कर देते हैं। अब नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, करना है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी क्या है, चेंज इन पॉलिसी। लेकिन क्या ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये मेजरमेंट से रिलेटेड है? नहीं। ये क्या है, प्रेजेंटेशन। क्योंकि नेट में तो फर्क कोई नहीं पड़ना, नेट कर देंगे तब भी दोनों को नेट करने से जो आंसर आता था वही होगा, एसिड तो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बात समझ आ गई है? ठीक है। तो बहरहाल ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या है आपकी एग्जाम्पल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये डिब्बा एक। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स में प्रेजेंटिंग डेफर्ड ग्रांट रिलेटेड टू एसिड आइदर सेपरेटली और डिडक्टिंग फ्रॉम रिलेटेड एसिड। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप एक स्पिनिंग मिल के मालिक हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है, अच्छा भला आपका काम चल रहा है, आपके ताल्लुकात भी बड़े हैं, ठीक है, यहां तक के हालात कुछ ऐसे खराब हुए टेक्सटाइल के कि आजकल आपकी फैक्ट्री बंद हुई पड़ी। अब आप पहले भी लोगों, क्योंकि आपके ताल्लुकात बड़े थे, आपके पास जब माल किसी का पूरा नहीं होता था किसी ऑर्डर का, तो आप अपने साथ वाले दोस्तों कहते थे यार तेरी फैक्ट्री में माल पड़ा ही है, तेरे पास गाहक नहीं है ना, ला दे मैं बिकवा देता हूँ। तो ये कहता था और कमीशन लोगे? हाँ थोड़ा सा कमीशन दे देना। ऐसे ही तो उधर से किसी की फैक्ट्री का माल उठवा लेते थे, आपको बड़ा ऑर्डर आता था, जो आपकी फैक्ट्री से पूरा हो गया, बाकी दूसरों के भी ऑर्डर लगवा देते थे, थोड़ा अपना कमीशन रख लेते थे। अब आपका रेवेन्यू पीएनएल के अंदर जो जाना चाहिए IFRS 15 के मुताबिक, वो क्या है, सेल ऑफ यार्न, जो धागा आप बेचते हो बनाकर, लेकिन जो इससे धागा उठाकर उससे धागा उठाकर आगे बेचा और बीच में अपना कुछ कमीशन रखा, तो ये कमीशन भी तो आपकी इनकम है। लेकिन IFRS 15 कहता है इसको कोर एक्टिविटी की इनकम नहीं कह सकते, कोर एक्टिविटी तो आपकी धागा बना के बेचना था, तो इसको अदर इनकम में फेंको। ठीक है, ये तो होगी पहले से रूटीन वाला काम। अब मैंने क्या कहा, फैक्ट्री किसी वजह से आर्जी तौर पे बंद हो गई या पक्की बंद हो गई, लेकिन आप बंद नहीं हुए, आप माशाल्लाह बहुत वसी हल्का अहबाब है, तो आपका काम चल रहा है। आपने कहा फैक्ट्री बंद होगी तो क्या हो गया, बहुत से लोगों की फैक्ट्री चल रही है, उनके पास गाहक नहीं है, मेरे पास गाहक मौजूद है। अब आपका मेन काम ही आजकल क्या है, कमीशन पर ये सारी चीजें बिकवाना। अब पहले जो आप कमीशन इनकम को अदर इनकम में रखते थे, अब वो कमीशन इनकम आपका क्या बनने जा रहा है, रेवेन्यू इनकम नहीं, रेवेन्यू सेल में आ जाएगा। तो ये भी प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या है, एक चेंज इन पॉलिसी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी क्लासिफाइंग कमीशन इन कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू, इसका कमीशन क्या बन गया है, रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इज इट एज अदर। पहले अदर इनकम में होता था कमीशन इसका, अब क्या बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई आपको कि पॉलिसी किसे कहते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं। अब अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सिलेक्टेड should be applied consistently, और अगर चेंज करना है तो सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, स्टैंडर्ड ही बदल जाए। जैसे मैंने आपको बताया किसी ज़माने में, हमारे पढ़ने से भी पहले लाइफो भी एक मेथड होता था, अभी भी किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो। ठीक है ना, किस ज़माने में हुआ करता था, स्टैंडर्ड बदला, लाइफो खत्म हो गया। अब जिस वक्त लाइफो वाले लोग जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफो यूज कर रही होंगी, वो क्या करेंगी, वो उन्होंने उस वक्त क्या किया होगा, मजबूरी ये बन गई कि लाइफो ही खत्म हो गया। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइफो यूज कर रही थी तो उसको मैंडेटोरली कहीं आना पड़ेगा फाइफो या एफको में। तो ये चेंज इन पॉलिसी वॉलंटरी नहीं था, मैंडेटरी था। स्टैंडर्ड ने बदलकर चेंज करवाया उनसे। तो जब स्टैंडर्ड बदले तो स्टैंडर्ड खुद ही बता देता है कि आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो या प्रोस्पेक्टिवली।
बिल्कुल ऐसे ही हमारी एग्जांपल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 वाली थी कि 2003 से पहले IAS 23 ऑप्शन देता था बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड, अगर क्वालिफाइंग एसिड भी लेट कर रही है तो चाहो तो एक्सपेंस आउट करो, चाहो तो कैपिटलाइज करो। लेकिन 2003 में उसने चेंज होकर क्या कहा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारी वो कंपनी क्या कर रही थी, प्रीवियसली एक्सपेंस आउट कर रही थी, लेकिन अब ऑप्शन रहा ही नहीं। अब मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना पड़ा था। स्टैंडर्ड ने खुद बताया था चाहो तो प्रोस्पेक्टिवली, चाहो तो उन्होंने कहा था हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या मैंने दो एग्जांपल्स दी, ये दो एग्जांपल्स क्या दी मैंने आपको, अगर स्टैंडर्ड बदल जाए उस वजह से पॉलिसी चेंज करनी पड़े तो फिर स्टैंडर्ड खुद बदलने वाला स्टैंडर्ड खुद बताएगा इसको रिट्रोस्पेक्टिवली लगाओ या प्रोस्पेक्टिवली, और अगर चुप होगा तो रिट्रोस्पेक्टिव ही लगना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये तो हो गया ना स्टैंडर्ड का बदलना। एक होता है वॉलंटरी चेंज, मैनेजमेंट के दिल में बैठे बैठे आया वो छोड़ो एफ को ठीक है, या कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का छोड़ो फेयर वैल्यू मॉडल ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है अब जरा रुको, पहले साबित करो क्यों चेंज करना चाहते हो। इसने कहा इससे सर प्रॉफिट अच्छा आता है, स्टैंडर्ड ने कहा रख के दूंगा तुम्हारे कान के नीचे, इस वजह से चेंज करना चाहो तो ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या होनी चाहिए, जो ये दे रहा है क्या सर विचो मतलब पावे होता भी वही है, लेकिन शुगर कोटिंग क्या कह रहा है स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड आया हाँ भाई क्यों चेंज करना है फाइव से आपको, सर मेरे ख्याल से ना ये इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है और यूजर को ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर मैं पॉलिसी चेंज करता हूं। स्टैंडर्ड ने कहा हाँ अच्छा बच्चा है, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम चेंज कर सकते, लेकिन बेटा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना, जहां तक जा सको वहां तक जाना। ये क्या है, चेंज इन पॉलिसी। तो आगे आओ, ये बीच वाली चीजें मैं खुद पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ओके, अभी तो मैंने जंप करके ये पढ़ाया 3.3, तो 3.1 के बाद मैंने जंप लगाई और 3.3 पे आया और मैंने इसके साथ लिखा ये रीड ओनली, आपने नहीं, चलो मैं रीड ओनली कराता हूं। कहता है जी चेंज इन पॉलिसी व्हेन अलाउड, कहता है अकाउंटिंग द एंटिटी शैल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। ये दोनों एग्जांपल मैंने बता दिए हैं। रिवाइज IFRS 3 जो है, IAS 3 जो है वो नाउ कहता है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, LIFO इज नो मोर अलाउड, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ये किसकी एग्जांपल है, रिक्वायर कर रहा है स्टैंडर्ड के चेंज करो। ठीक है, तो कैसे करोगे जी, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, कहता है जी ट्रांजिशनल प्रोविजंस को फॉलो करो। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड जब बदलेगा तो वो खुद बताएगा कि क्या करना है इसका। ठीक है जी, ओके और सही है ना, लेकिन अगर चुप हो तो फिर ये तो पक्का है। और दूसरा क्या है, कब अलाउड है, ये दूसरे वाले भाई, ये नहीं सर इजी लग रहा है, दूसरे इसने कहा, मैंने कहा क्या प्रॉफिट, चुप तुम बताओ तुम क्यों पॉलिसी चेंज कर रहे हो, सर मुझे इजी लगता है। ये अब इजी लग रहा है क्या मतलब, इजी लगने के लिए तुमने पढ़ाई की है, ये कोई लॉजिक है नहीं, ये वाली लॉजिक ठीक है। क्या क्या यूजर को बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वजह से चेंज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कहता है हाँ फिर पॉलिसी चेंज कर लो, क्योंकि पॉलिसी को तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना जरूरी है। ओके, तो पढ़ो कब पॉलिसी चेंज कर लें, कहता है इफ इट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट, ये क्या कहलाती है जी, वॉलंटरी चेंज, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे, तेरे सियाना है ना, भां विचों मतलब इदा भी होई है। अब मिसाल के तौर पे चेंज करना कॉस्ट फॉर्मूला फ्रॉम FIFO टू F को, चेंज करना मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू, चेंज करना मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, मारे गए। ये आखिरी बात करके छुट्टी दे रहा हूं, टाइम खत्म हो गया, काश के हम, चलो अच्छा ही हो गया वैसे, इतनी थ्योरी की में पढ़ दे, थोड़ी हुण पढ़ी गई। अब हर रोज मैं ना पूरे 7:30 पे थोड़ा सा एक पैरा पढ़ाया करूंगा, 7:40 तक फिर सवाल शुरू करूंगा, फॉर्मेट पहले बना लूंगा, आए टाइम पे आना पड़ेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना है तो ये क्या है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अच्छा, तो फिर कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना क्या है, ये पॉलिसी चेंज नहीं है। पहली बात है ये भी स्टैंडर्ड ने आने को नहीं देना आपको, इंशाल्लाह वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज तक हमने ऐसा तो कुछ ना सुना था। IAS 16 तो सबसे पहले किया था। 3 मिनट अभी है नमाज में भाई, बाइक तैयार करो, ठीक है, बस मैं आखिरी बात करके इनके ऊपर में मैं MCQs फेंक के आया, ठीक है। ओ सुन तो नहीं लिया आपने, अच्छा क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि आज तक हम ये करते आ रहे थे, हमने एसेट खरीदा 2 साल बाद रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया, अब कॉस्ट से
रीवैल्यूएशन पे शिफ्ट किया तो ये चेंज इन पॉलिसी तो है। तो क्यों हमने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं की थी IAS 16 में? क्यों? क्या वो चेंज इन पॉलिसी नहीं था? नहीं, वो चेंज इन पॉलिसी था। तो फिर हम गलत कर गए। आज तक हमने सब गलत किया। आज तक हमने IAS 16 सारा गलत किया, और सारा IAS 16 हर जगह था। मतलब हमने आज तक 90 के आसपास जितने लेक्चर पढ़े सब गलत पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है, सब जाया नहीं है। IAS 8 ने कहा ये है तो चेंज इन पॉलिसी, लेकिन बड़े भैया IAS 16 से पूछो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेरी तरफ ना आओ। ये चेंज इन पॉलिसी तो है बट नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8। ठीक है, MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखो, कहीं पे लिखा भी होना चाहिए, ये इसको छोड़ो, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा जो बताया है ना, बस ये जहन में रखना है, ठीक है। ये देखो, चलो ये पॉइंट आ गया। द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर IAS 16 और IAS 38 इज अ चेंज इन पॉलिसी। इनिशियल पहली बार जब कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे जाते हो तो ये क्या है? चेंज इन पॉलिसी। IAS 38 में भी ऐसे ही जाओगे आप FAR 2 में, और अगर यहीं रुके रहे तो FAR 2 से वो इधर आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, तो जल्दी आगे निकलो। तो IAS 38 या IAS 16 एक जैसे ही हैं, उनमें रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना पहली बार इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आज तक हमने क्यों नहीं IAS 8 उस वक्त पढ़ा था? अगर ये चेंज पॉलिसी था तो हमें तो जब से ऐसे चला आ रहा है तब से चेंज करना पड़ता। अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती तो स्टूडेंट का टेंशन मत हुआ। Initial application of revaluation model under IAS 16 and 38 is a change in accounting policy, but it shall be dealt in accordance with IAS 16 or 38 respectively, and not in accordance with IAS 8. It means no retrospective application is required and no disclosure in change in policy का नोट भी नहीं बनाया था हमने, ठीक है। तो जो करते रहे शुक्र है वो सही करते रहे, ठीक है, जो करते रहे शुक्र है वो सही करते रहे, ठीक है। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ आपने वो टिक करने हैं, ठीक है। अभी तक मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया आपको। मैंने पढ़ाया क्या है आज? आपको शुगर लगाने आपको बुलाया था, तो 3.1 पढ़ाया है बस, एवं गपशप। 3.3 पढ़ाया है गपशप, और 3.5 गपशप। उसके अलावा आपने खुद से कुछ नहीं पढ़ना अभी फिलहाल, ओके। जो आपने करना है ना, करना है वो वाला क्या है? और MCQs उलट शुरू करिएगा यहां से, क्योंकि ये पास पेपर वाले होते हैं, ठीक है ना, जरा अच्छा लगता है पास पेपर के MCQs। तो ऑल MCQs आपने कर लेने हैं, कभी ना कभी डिस्कस हो ही जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इनकी को रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, नहीं देता, मूड करेगा तो दे भी दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।